सुप्रभातम प्यारे बच्चों, सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्तिक संकल्प में। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है छठी कक्षा रुचिरा नामक संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका का द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य। हमने पाठ का अर्थ इससे पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। आज हम पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्न उत्तर इत्यादि का कार्य करेंगे। आप सभी को जो भी प्रश्न हमसे पूछना हो, जो भी हमारे बताया हुआ कोई प्रश्न अर्थ समझ नहीं आया हो, तो आप निश्चित रूप से हमसे प्रश्न कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, हम निश्चित रूप से आपके शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए फिर आज हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। आज का अभ्यास का जो प्रश्न संख्या 1 का क है, यह है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करो। इस प्रश्न के उत्तर में हमने जो नीचे दिए हुए कुछ शब्द हैं, इनका उच्चारण करना है। तो मेरे साथ साथ आप सभी दोहराएंगे और घर में इसका प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द है छात्रा, दूसरा है लता, तीसरा है प्रयोगशाला, चौथा है लेखिका, अगला है शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते हुए आप निश्चित रूप से इन शब्दों के साथ साथ आप स्वयं से इनका अभ्यास करेंगे, इनका उच्चारण करेंगे और यह ध्यान रहे कि उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इनका हम अर्थ भी देख लेते हैं। छात्रा का अर्थ होता है बालिका, लता किसी बालिका का नाम भी हो सकता है और किसी वृक्ष का तना, उसको भी हम लता कहते हैं। प्रयोगशाला से आप परिचित हैं, आपके अपने विद्यालय में आपने देखी होगी, जहाँ पे हम टेस्ट इत्यादि का कार्य करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लैब भी बोलते हैं। लेखिका वह होती जो लिखने का कार्य करती है, लेकिन वह महिला हो तो हम उसको लेखिका कहते हैं। अगर वहीं कोई पुरुष होगा तो उसको हम कहेंगे लेखक। शिक्षिका अर्थात अध्यापिका। पेटिका को हम कहते हैं कोई सिंदूक अथवा बॉक्स। माला से आप परिचित हैं, किसी महिला का नाम भी हो सकता है और एक आभूषण के रूप में ग्रहण करने वाली, गले में पहनने वाली माला। सेविका आप परिचित हैं बिल्कुल। सेविका जो एक सेवा का कार्य करती है महिला के रूप में, और वहीं कोई पुरुष हो तो हम कहेंगे सेवक। नौका अर्थात नाव, छुरिका अर्थात चाकू, कलिका मतलब किसी भी फूल की कली, गायिका का अर्थ होता है गाने वाली। इतना आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 का ख है चित्राणि दृष्ट्वा। आप देख रहे होंगे चित्र आपको दिखे हुए हैं और चित्र के नीचे कुछ शब्द दिए हैं। तो इसका पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। इसमें ख में लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, अर्थात चित्रों को देखकर नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनका उच्चारण करें। यह भी पूर्व की भांति है, किंतु यहाँ आपको चित्र दिए हुए हैं। सूचिका, ऊपर एक चित्र दिया है आपको, उसमें सुई बनी है। यह चित्र सुई का है। सुई धागे से आप परिचित हैं, तो उस धागे के साथ प्रयोग की जाने वाली सुई का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसको संस्कृत में कहते हैं सूचिका। दूसरा चित्र एक चींटी का है, नीचे संस्कृत में नाम लिखा हुआ है पिपीलिका। पिपीलिका अर्थात चींटी। अगला चित्र है एक चाबी का, यह भी आपने देखा है, जिसको संस्कृत में कहते हैं कुंजिका। यह सारे चित्र आपके अपने घर में या आपके आसपास आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ पे पढ़ने के बाद आप इन वस्तुओं को संस्कृत के नाम से इनका उच्चारण करें। जहाँ भी आप इन्हें देखें
उससे आपका यह शब्दकोश भी मजबूत होगा और आपको स्वयं में आनंद की अनुभूति भी होगी। अगला चित्र है साइकिल का, जिसको संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रिका। अगला चित्र है एक मेज का, जिसको कहते हैं उत्पीठिका। अगला चित्र है मक्खी का, जिसको संस्कृत में कहते हैं मक्षिका। अगला चित्र है माचिस के डब्बे का, मतलब दिया सलाई का, उसको संस्कृत में कहते हैं अग्निपेटिका। अगला चित्र है प्यारे बच्चों स्केल का। गणित में आपने इसका प्रयोग किया है, स्केल, जो एक मापने के या फिर लाइन खींचने के कार्य आता है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं मापिका। अगला चित्र है, सब जानते हैं, माँ सरस्वती जी का वाद्य यंत्र वीणा, और इसको संस्कृत में भी वीणा ही कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इन सब शब्दों को आप घर पे दोहराइएगा, प्रयास कीजिएगा, कंठस्थ कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2 का क। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में, कक्षा 5 में भी पढ़ा था और इससे पूर्व के पाठ में भी हमने पढ़ा था, वर्ण संयोजन एवं वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोजन एवं वर्ण विच्छेद, इस प्रकार के प्रश्न आपने पहले भी किए हैं। यहाँ हमने क्या करना होता है प्यारे बच्चों, वर्ण संयोजन में जितने भी वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों को हमने संयोजित करके लिखना होता है। और वर्ण विच्छेद में हमने जो संयोजित स्वरूप है वर्ण का, उसका विच्छेद करना होता है, मतलब वर्ण को अलग अलग करके लिखना होता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि पहला उदाहरण यहाँ दिया है, यथा क में हलंत है, धन उ, धन र में हलंत है, धन उ, धन त में हलंत है, धन अह, और इसका वर्ण संयोजित स्वरूप जो बना है वह होता है कुरुतः। अब यह किस प्रकार से हुआ, यह हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने आपको इससे पहली क्लास में समझाया था और पाठ संख्या 1 में भी आपको बताया था कि वर्ण संयोजन में हमें हर वर्ण को मिलाना है। जैसे पहला वर्ण जो व्यंजन है, तो व्यंजन का वर्ण अर्धमात्रिक होता है, अर्थात हलंत लगा हुआ होता है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। और जितने भी स्वर हैं वह पूर्ण होते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण हैं। स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है, किंतु जो व्यंजन वर्ण है वह स्वतंत्र नहीं है, वह बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता। तो इसी प्रकार जब क व्यंजन वर्ण में उ का स्वर जो है वह मिला तो यहाँ पे बन जाता है कु, और उसी प्रकार र जो व्यंजन था उसमें उ का स्वर मिला तो बन गया रु, और जब त व्यंजन में अह मिलता है तो बन जाता है तह। तो इस प्रकार इसको हम इस प्रकार से कु, रु, तह, इन तीन वर्ण को मिलान करके हम बनाएंगे तो एक शब्द बनेगा कुरुतः। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे और इसका प्रयास आपने स्वयं करना है। देखिए उ स्वर है, धन द व्यंजन, धन य व्यंजन, धन आ, धन न व्यंजन है, धन ए। अब पूर्व की भांति अगर हम करें, उ में हम मिलाएंगे आधा द, फिर आधा य और आ। हम इसको तोड़ करके भी कर सकते हैं। उ में द मिलाया उद, य में आ मिलाया य, उद्या। पूरा क्या बन जाएगा, उद्या। आगे न व्यंजन था और ए स्वर, न व्यंजन में ए हमने मिलाया तो बन जाएगा ने, पूर्ण हो जाएगा उद्याने, अर्थात उद्याने। प्यारे बच्चों जहां आपको समझ नहीं आए आप हमें निश्चित रूप से पूछिएगा, गलत याद मत कीजिएगा। अगला है
स व्यंजन, थ भी व्यंजन है, धन आ। तो इन तीन का हम मिलान कर देते हैं, क्योंकि मिलान हमेशा स्वर के साथ ही होगा, तो जब तक स्वर ना मिले तब तक आप मिलान करते जाएं। अब यहाँ पे आधा स, आधा थ और आ, आधा स, आधा थ, आधा थ में आ मिल जाएगा, तो यहाँ हमने इतना बना दिया था। अब इसके बाद आधा ल धन ई। जब आधा ल में ल के व्यंजन में ई का स्वर मिलेगा तो यहाँ बन गया ली। ल में ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ली। तो स्थाली हो गया। अब अंतिम है क व्यंजन में आ का स्वर मिल गया तो क्या हो जाएगा? का। तो आगे हम लिख देते हैं का। तो प्यारे बच्चों पूरा शब्द हो जाता है स्थालिका। ध्यान पूर्वक देखिएगा, जहां भी समझ ना आए आप निश्चित रूप से पूछिएगा। अगला है घ व्यंजन में औ का स्वर, तो यहां हो गया घ। ट व्यंजन में ई का स्वर, तो हो जाएगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, टी। छोटी ई था तो हमने छोटी ई लगाया है, बड़ी ई होता तो हम बड़ी मात्रा लगाते। अब क में आ को हमने मिला दिया तो पूर्व की भांति क्या हो जाएगा? का। और पूर्ण शब्द हमारा बन गया है घटिका। अब अगला है प्यारे बच्चों आधा स धन आधा त धन आधा र धन ई। आधा स, आधा त, आधा र धन ई। अब आधे र में हमने ई मिलाना है, तो इसको हम क्या लिखा? स्त्री। स्त्री। यह भी अशुद्ध लिखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसी प्रकार लिख रहे हैं। आगे ल व्यंजन में ई मिलाएंगे, हो गया ली। फिर धन ग धन अह। तो जो ये ग था इसकी अंकी बिंदु आ जाएगी लिंग, और ग में अ मिल जाएगा, यहां हो जाएगा ग। उच्चारण होगा इसका स्त्री लिंग गह। इसको अगर हम सही करके लिखें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जो हम आधा सौ के बाद त र और ई लिख रहे हैं, इन तीन का मिलान एक साथ करेंगे और वहां हो जाएगा त्रि। क्योंकि प्यारे बच्चों आप यहां देख लें, जो ये त्र है, त्र मिलता है त धन र धन अ से, अर्थात त आधा र आधा धन अ, त्र। लेकिन यहां ई था तो त्रि हो गया, स्त्रीलिंग। अब अंतिम है म में आ मिलेगा, क्या बन जाएगा? बहुत बढ़िया, मां। प में ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा? पी। क में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? का। और पूर्ण शब्द क्या हो जाएगा? मापिका। तो हमें आशा है कि यह आपको वर्ण संयोजन वाला क्रम निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और यदि आप यह वर्ण संयोजन के क्रम को समझ रहे हैं तो अब हम आगे चलते हैं। इसी का भाग ख, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, अर्थात जो नीचे लिखे हुए यह पद हैं, यह शब्द हैं, इनका वर्ण विच्छेद करके लिखें। पहला उदाहरण दिया है कोकिले। कोकिले को आधा क धन अ, आधा क धन ई धन आधा ल धन ए। अब यहाँ पे तीन वर्ण थे ना, को की ले,
को अलग लिया, की अलग ले लिया, ले लिया। को बना, कौ में ओ लगा, की बना है आधे कौ में ई मिलकर के, और ले बनता है लो में ए मिलकर। उसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास शब्द है चटके, जिसमें 3 वर्ण हैं च, ट, के। पहले हम च को लेंगे और देखते हैं कि कौन सबसे पहले बताएगा। आप घर पे प्रयास करें। च लेंगे तो च धन अ, धन ट बचा आधा ट धन अ, धन के। तो कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? क में क्या मिलेगा? ए। तो पूरा हो जाएगा च, ट, के। बस जितने भी व्यंजन हैं उसके नीचे हलंत लगाना भूलना नहीं है, नहीं तो कार्य नहीं हो पाएगा आपका पूर्ण। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगला देख रहे हैं। शब्द है धाविकः। धाविकः शब्द में 3 वर्ण हैं धा, वी और का। सबसे पहले हम धा लेंगे। धा उसी प्रकार बना है जैसे पूर्व के वर्ण हैं धा में हलन, धन आ, धन व में हलन, धन ई, धन क में हलन, धन आ, और विसर्ग लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा धा, वी, का, धाविका। अगला है कुंजिका। कुंचिका। तो यहाँ पे है क हलन, धन उ, धन कुन, यहाँ हलन, धन च, हलन। चौ में कौन सी मात्रा है प्यारे बच्चों? छोटी ई की, तो यहाँ छोटा ई लिख देंगे। कुंची हो गया। अब अंत में क्या बचा? क, धन कौन सी मात्रा है? आ। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। बस हम मात्रा का ध्यान देंगे, जो मात्रा है स्वर की उस स्वर को हमने लिख देना है। अगला है खट्वा। इसमें पहला है ख, हलंत लगा देंगे, धन अ, उसके बाद आधा ट है, ट पूर्व में ही आधा है तो उसके साथ स्वर नहीं लगाएंगे। उसके बाद व है, हलंत लगा देंगे, व में मात्रा है आ की, तो हम आ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा ख, आधा ट, व, खटवा। अंतिम है छुरी का। इसमें छ लेंगे। छ में कौन सा स्वर है? छोटा ऊ। उसके बाद र है, र में छोटी ई, धन क, क में आ की मात्रा है। तो यहाँ पे हो जाएगा छु, री, का। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप अन्य शब्दों का भी वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन करने का प्रयास करें। कम से कम अपना नाम और अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबके नाम का वर्ण संयोजन एवं वर्ण विच्छेद करें। और जहाँ भी आपको कुछ कठिनाई हो आप हमसे निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। अर्थात चित्र को देखकर उनके नाम लिखने हैं संस्कृत में। संस्कृत पदम लिखत अर्थात चित्र को देखिए और उस चित्र का संस्कृत में पद लिखें। पद अर्थात शब्द। तो पहला चित्र था मेज का, यहाँ पे दिया हुआ है आपको मेज, पहले हमने पढ़ा था। नीचे क्या लिखा है? उत्पीठिका अर्थात मेज, तो यहाँ हमने लिख दिया उत्पीठिका। दूसरा है एक बॉक्स बना हुआ है संदूक नुमा, जिसको संस्कृत में कहा जाता है पेटिका। अगला एक नाव का दृश्य है नदी के ऊपर,
एक नाव दिख रही है, नाव को कहते हैं नौका। अगला है प्यारे बच्चों, एक चिड़िया है चित्र में, और चिड़िया को संस्कृत में कहा जाता है चटका। यह शब्द आपने इसी पाठ में इससे पहले पढ़ा है, आप ध्यान देंगे अर्थ में तो आप समझेंगे। अगला एक महिला का चित्र है, और महिला को संस्कृत में भी महिला ही कहते हैं। अंतिम चित्र है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, मापिका, स्केल। तो यहाँ पे शब्द हमने नाम लिख दिया मापिका। अब प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन 3 प्रकार के वचन होते हैं। उन वचन के अनुसार हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसा कि उदाहरण दिया है, लता, लते, लताः। यह आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप है। तो इस शब्द रूप के प्रकार से ही हम नीचे दिए हुए हर शब्द के रूप चलाएंगे। जैसे कि दूसरा शब्द हमें करना है, उसका एक वचन में दिया है गीता, द्विवचन और बहुवचन रिक्त है। तो जैसे लता का द्विवचन लते बना, उसी प्रकार गीता का बनेगा गीते, और लता का बहुवचन लताः बना था, तो गीता का बन जाएगा गीताः, विसर्ग आ जाएगा। अब उसी प्रकार अगला शब्द हमें द्विवचन का दिया है पेटिके, तो इसका क्या हो जाएगा पेटिका, एक वचन, पेटिके द्विवचन एवं पेटिकाः ये हो जाएगा बहुवचन। यह शब्द रूप एवं धातु रूप प्यारे बच्चों आपको आपके इसी पुस्तक की सबसे अंतिम में परिशिष्टम नामक पाठ है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। आप निश्चित रूप से वहाँ से उन्हें देखें और याद करने का प्रयास करें। अगला है प्यारे बच्चों, बहुवचन दिया हुआ है खटवा। इसका एक वचन होगा खटवा, द्विवचन होगा खटवे, और बहुवचन हो गया है खटवा। एक वचन और बहुवचन में मात्र विसर्ग का अंतर है। बहुवचन में विसर्ग आएगा, एक वचन बिना विसर्ग के लिखा जाएगा। अब अगला है, एक वचन में दिया है सा, द्विवचन होता है इसका ते, और बहुवचन होता है ताः। यह शब्द हम अधिकांश प्रयोग करते हैं। सा मतलब वह स्त्रीलिंग में जब हम प्रयोग करेंगे तो सा हो जाएगा, और यही जब हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो स रहता है, मात्रा नहीं आती है। अंतिम है, द्विवचन दिया हुआ है रोटिके। इसका एक वचन हो जाएगा रोटिका, और बहुवचन हो जाएगा रोटिकाः। तो पूरा होगा रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। तो प्यारे बच्चों हो सकता है यह वचन वाला प्रारूप अर्थात शब्द रूप का आपको समझ नहीं आ रहा हो। क्यों? क्योंकि यह आपको याद करना पड़ेगा। जब आपको याद हो जाए तो आप स्वयं से इसको समझने लगेंगे। यह अनुवाद के समय प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको दे देंगे, और जब आपकी कक्षाएं प्रारंभ होंगी तो आप विद्यालय में भी इनके विषय में अपने अध्यापक के माध्यम से पढ़ेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5, कोष्ठकार उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। अर्थात जो कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट में दिए हुए जो शब्द हैं उनमें से उचित शब्द को चुनकर हमें वाक्य रचना है। जिसमें पहला उदाहरण दिया है बालिका पठति। बालिका एक वचन है, पठति भी एक वचन है। ब्रैकेट में देख रहे हैं बालिका लिखा है और बालिकाः लिखा है, मतलब रोटिका रोटिकाः, सा ताः, खट्वा खट्वाः। अर्थात एक वचन का जो स्वरूप है वह इन्होंने लिया। क्यों? एक वचन की क्रिया थी। आप उसी प्रकार नीचे देखेंगे रिक्त स्थान चरतः। चरतः द्विवचन की क्रिया है। जिस प्रकार पठति पठतः पठन्ति होता है तो पठतः द्विवचन में है, वैसे ही चरति चरतः चरन्ति द्विवचन में आ गया चरतः। तो अजय द्विवचन का शब्द है, अजा अजय अजाः।
अजय द्विवचन है और अजाह बहुवचन है। तो यहाँ द्विवचन के साथ हम अजय ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आप स्वयं लिख दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा अजय है चरतः। अगला है संति। संति बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे इन दोनों में से जो बहुवचन का शब्द है वह हमने यहाँ लिखना है। तो निश्चित रूप से द्विचक्रिका यह बहुवचन का है, तो यहाँ हो जाएगा द्विचक्रिका संति, अर्थात साइकिल अथवा दो पहिया वाहन है। अब चलती लिखा हुआ है और चलती एक वचन का है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक वचन का शब्द है नौका, तो लिख देंगे नौका चलती, अर्थात नाव चलती है। अगला है अस्ति। यह भी एक वचन की क्रिया है, इसके साथ एक वचन का शब्द आएगा, कर्ता आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सूचिका, क्योंकि सूचिके द्विवचन का है। पूर्व हो जाएगा सूचिका अस्ति, अर्थात सुई है। अंतिम है रिक्त स्थान उत्पतंती। उत्पतंती बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ बहुवचन का कर्ता लेंगे। जिस प्रकार उत्पतंती बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ मक्षिका ले लेंगे, पूर्व हो जाएगा मक्षिका उत्पतंती, अर्थात जो मक्खी है वह उड़ती हैं। प्यारे बच्चों, यह भी आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको प्रश्न में परेशानी हो, समझने में अगर आपको नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे निश्चित रूप से पूछिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात सा ते ताः, इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा सर्वनाम पद किन्हें कहते हैं। सर्वनाम शब्द वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, नीचे उदाहरण देखते हैं। यथा में दिया है लता अस्ति, लता एक संज्ञा है और यहाँ कह रहे हैं लता है, तो इस संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होगा इन तीनों में से वो हमने लिखना है। तो जिस प्रकार लता एक वचन का था, इन तीनों में से हमने एक वचन का ले लिया शब्द सा, तो पूरा हो जाता है सा अस्ति। उसी प्रकार अगला हम स्वयं करेंगे। पहला है महिला धावंती। अब धावंती बहुवचन है, महिला बहुवचन है, तो यहाँ महिला बहुवचन के लिए हम बहुवचन के सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं जो है ताह, क्योंकि इन तीनों में से ही हमने प्रयोग करना है। पूर्ण हो जाएगा ताह धावंती। अगला है सुधा वदती। एक वचन है, तो हमने एक वचन का शब्द लिया सा वदती, अर्थात वह बोलता है, बोलती है, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है। जवनिके दोलतः, यह द्विवचन है, तो यहाँ पे हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे ते दोलतः। इसका अर्थ है जवनिके कहते हैं पर्दे को, तो दो पर्दे दोलता मतलब हिलते हैं, ते दोलता वे हिलते हैं, वे दोनों। पिपीलिका चलंती, अर्थात चींटी चलती है। और यहाँ चलंती बहुवचन है, पिपीलिका बहुवचन है, तो निश्चित रूप से हम शब्द भी बहुवचन का ले लेंगे, हो जाएगा ताह चलंती। तो प्यारे बच्चों, अगला है चटके कूजतः। यहाँ भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अर्थ है इसका कि दो चिड़िया कूजती हैं, अर्थात बोलती हैं, तो यहाँ हो जाएगा द्विवचन का हमने ले लिया ते कूजतः, अर्थात वे दो कूजते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7। मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात इस मंजुषा में जो नीचे दिया हुआ एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ब्रैकेट बड़ा, उसमें लिखे हुए जो शब्द हैं उनमें से आपने रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों, पहला है रिक्त स्थान संति। यहाँ प्यारे बच्चों बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो हम बहुवचन के लिए यहाँ से बहुवचन का शब्द लेंगे
और बहुवचन का यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला है लेखिका, यह एक वचन है। बालकः एक वचन है। सिंहः ये बहुवचन है। द्विचक्रिका एक वचन है। पुष्पमाला यह भी बहुवचन है। दो बहुवचन हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ है यहाँ भी दो बहुवचन निश्चित होंगे। देखिए पहला हो गया यह बहुवचन है, और दूसरा कौन सा है, शाबाश यह है, देखिए गर्जन्ती। अब हम देखते हैं कि कौन सा उचित शब्द रहेगा। अगर हम बोलते हैं सिंहासन्ति और पुष्पमाला गर्जन्ती, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि गरजने का कार्य कौन करता है, शेर करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सिंहा। हमने संख्या डाल दी है, तो सिंहा गर्जन्ती और एक नंबर पे आ जाएगा पुष्पमाला संति, अर्थात फूलों की मालाएं हैं। एवं घ चौथे नंबर पे आएगा सिंहा गर्जन्ती, कि शेर गरजते हैं। इन दोनों को पूर्ण करने के बाद अब हम ख में देखते हैं पश्यति, एक वचन की क्रिया है। अब पश्यति का अर्थ होता है देखना, तो यहाँ हम बोल सकते हैं बालकः, बालकः पश्यति, मतलब बालक देखता है। अगला लिखति, मतलब लिखना। तो लिखने का संबंध किससे होता है, लेखिका से। तो यहाँ हमने कर दिया लेखिका लिखति। अगर हम बोलते लेखिका पश्यति तो बच्चों गलत हो जाता, क्योंकि लेखिका का अर्थ यहाँ पे उचित बैठ रहा है कि लेखिका लिखति, कि लेखिका लिखती है। चौथा हमने कर ही दिया है। अंतिम है प्यारे बच्चों चलती, चलने का कार्य कौन करता है। देखिए अंतिम शब्द बचा था त्रिचक्रिका, जिसमें तीन पहिए हों। ऐसा क्या, हम छोटा ऑटो भी बोल सकते हैं अथवा रिक्शा इत्यादि। चलता है, तो यहाँ हो जाएगा त्रिचक्रिका चलती, अर्थात तीन पांव वाला वाहन चलता है। अब प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, और यह अंतिम है आपका प्रश्न संख्या 8। मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात पुनः इस मंजूषा से जहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से कर्तृपदानुसारम, जो कर्ता है, कर्ता के पद के अनुसार क्रियापद को चुनना है। यहाँ पे आपको कर्ता दिए हुए हैं, करने वाला, और इन करने वालों ने क्या कार्य किया है वह इस मंजूषा में दिया है। आपने यह उचित चुनते हुए यहाँ को पूर्ण करना है। तो पहला हम देखते हैं सौम्या एक वचन, चटके द्विवचन, बालिके द्विवचन, छात्राः बहुवचन, जनाः